सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर फर्स्ट के बारे में। और वो बताएगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या है, उसमें कौन कौन से टर्म्स यूज किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं आईटी क्लासेस की 95 प्लस सीरीज। तो वेल स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हुआ क्या। माइक्रो इकोनॉमिक्स के मोस्टली चैप्टर मैंने इंग्लिश में डिस्कस किए हुए थे, ठीक है। तो कई सारे स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि सर आप हिंदी में चैप्टर नहीं बना पा रहे। रीजन, मेरे को टाइम भी नहीं मिल पा रहा है कि हिंदी और इंग्लिश का सेपरेट बना पाऊँ। और कई सारों की डिमांड आ रही थी सर आप जैसे 11th में वीडियो बना रहे थे आप वैसे बनाइए। तो उसी कॉन्सेप्ट पे चलते हुए, आपकी बात मानते हुए मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ। क्या हिंदी और इंग्लिश दोनों टर्म्स में आपको समझाऊंगा कि इकोनॉमिक्स की टर्म्स क्या होती हैं, ठीक है। तो मैं दोनों में लिख दिया करूंगा, समझाने का तरीका मेरा वैसे ही रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा चैप्टर फर्स्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ टर्म्स यूज की जाती हैं, कुछ टाइप्स होते हैं। वो चीज़ें बताने के लिए पहले शुरू करते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। देखिए, आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। हिंदी में कहते हैं इसको समष्टि अर्थशास्त्र। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है व्हेन स्टडीड अबाउट द होल इकोनॉमी। बजाय हम किसी एक के स्टडी करने के जब पूरी इकोनॉमी की स्टडी करते हैं उसे बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। मींस संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना। अब कैसे इसको कैसे समझोगे, एक सिंपल सा एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सेविंग करना, बचत करना अच्छी बात है या बेकार बात है, तो मोस्टली का आंसर होगा कि सेविंग करना अच्छी बात है, ज़्यादा करनी चाहिए। लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा आप समझना ज़रा। अगर हम सेविंग क्या करेंगे, मोर मतलब इंक्रीज करेंगे, तो आप बताओ कि हम लोग खर्च ज़्यादा करेंगे या कम। बेसिक सी बात है, अगर हम पैसे बचा रहे हैं तो हम डिमांड क्या करेंगे, कम करेंगे। सो सेविंग की वजह से हमारी डिमांड क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। अब हमारी डिमांड डिक्रीज होने से दुकान का स्टॉक सेल होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि हम माल अब क्या नहीं कर रहे हैं, खरीद ही नहीं रहे हैं। तो दुकान पे जो माल रखा वो तो रखा ही हुआ है, सेल ही नहीं हो रहा है। तो इससे होगा क्या, स्टॉक डिक्रीज के बजाय इंक्रीज हो जाएगा। मींस रखा रखा बढ़ जाएगा। बढ़ने का मतलब है कोई खरीद ही नहीं रहा है। जब दुकानदार का स्टॉक नहीं सेल हो रहा है तो क्या पीछे से प्रोडक्शन मंगाएगा, क्या नहीं मंगाएगा। और पीछे से प्रोडक्शन नहीं मंगाएगा तो प्रोडक्शन वो क्या करेगा, कम करेगा। सो प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, इसकी वजह से डिक्रीज हो जाएगा। और उसके प्रोडक्शन डिक्रीज करने की वजह से उसे अननेसेसरी लेबर को हटाना पड़ेगा, क्योंकि उसका माल क्या नहीं हो रहा है, जो बन रहा है वो सेल नहीं हो रहा है। तो वो क्या कर देगा, कुछ लोगों को जॉब से निकाल देगा। मींस एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब आप देखिए, आपके सेविंग करने के चक्कर में लोगों की जॉब चली गई। जनरली ऐसा होता है। देखिए, आपके बचत करने से आप खर्च नहीं करेंगे, दुकान पे माल बिकेगा नहीं तो क्या होगा, पीछे का प्रोडक्शन रखा रह जाएगा। तो मालिक क्या करेगा, अपने एम्प्लॉय को बाहर निकाल देगा, क्योंकि उसके पास काम ही नहीं है। तो लोग क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं देखो, हमारे को लग रहा था सेविंग अच्छी बात है, लेकिन वो तो किसी के लिए बेकार बात निकली, क्योंकि किसी की उससे क्या हो गई, जॉब चली गई। दिस इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये है समष्टि अर्थशास्त्र, जिसमें आप एक के बारे में नहीं सोचेंगे, सबके बारे में सोचेंगे, ठीक है। हमने आंसर जो करा कि सेविंग अच्छी बात है, वो किस बेस पे कर दिया, अपने बेस पे, मींस माइक्रो लेवल पे कर दिया, तो वो गलत था, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। मैंने बता दिया आपको समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, जब हम स्टडी करते हैं होल इकोनॉमी की, संपूर्ण अर्थव्यवस्था की। एग्जाम्पल यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड, समग्र मांग। एग्रीगेट का मतलब यहाँ पर होता है टोटल। मींस एक इंडस्ट्री का जितना भी प्रोडक्ट मार्केट में सेल हो रहा है उसे बोलेंगे एग्रीगेट डिमांड, ध्यान रखना। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट टर्म्स हम यहाँ पे यूज करेंगे, वो है टाइप्स ऑफ कमोडिटी। वैसे हमने कुछ पढ़ लिए होंगे माइक्रो में, लेकिन दोबारा पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ कमोडिटी में सबसे पहला आता है यहाँ पर कंज्यूमर गुड्स, उपभोक्ता वस्तुएं। अब ये उपभोक्ता वस्तुएं क्या होती हैं, अच्छा पहले बता दूं कौन कौन सी हैं। पहला है कंज्यूमर गुड्स यूज करेंगे, दूसरा है कैपिटल गुड्स, पूंजीगत वस्तुएं, फिर फाइनल गुड्स, अंतिम वस्तुएं, और इंटरमीडिएट गुड्स, मध्यवर्ती। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, कंज्यूमर गुड्स की। देखिए, कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स हैं, बेसिक सी बात करूं, जो आप और मैं यूज कर रहे हैं बिना लाभ के लिए। बेसिक बात यह है, आप और मैं यूज कर रहे हैं बिना लाभ के लिए, वो क्या है, कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है,
वो सारे गुड्स जो हम ह्यूमन वो सारे गुड्स जो ह्यूमन अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए करता है, ठीक है, अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए करता है, बजाय लाभ के। एक लाइन और लिखते हैं, इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट, बजाय लाभ के। वो सारी वस्तुएं क्या है? उपभोक्ता वस्तुएं। आप अपने घर में जितना भी सामान यूज कर रहे हैं, ठीक है, चाहे भले ही वो आपका पेन हो, आप जिससे लिख रहे पढ़ रहे हैं, आपकी कॉपी हो, आपके घर में लगा हुआ फैन है, आपके घर में अगर वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, वो सारी वस्तुएं क्या है? एक उपभोक्ता वस्तुएं, क्योंकि वो आपको लाभ नहीं दे रही हैं, वो आपकी आवश्यकताओं को पूरा कर रही हैं, ठीक है। अब इसी बेसिस पर हमने क्या करा? उन उपभोक्ता वस्तुओं को 4 कैटेगरी में बांट दिया। कौन कौन सी? सबसे पहले आता है ड्यूरेबल गुड्स, दूसरा सेमी ड्यूरेबल गुड्स, अर्ध टिकाऊ वस्तुएं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये कौन कौन सी होती हैं? देखिए, जो कई सालों तक प्रयोग में लाई जा सकें, जो उपभोक्ता वस्तुएं मींस कंज्यूमर गुड्स, मोर देन क्या, कई सारे ईयर तक, 3 4 5 साल तक यूज में लाई जा सकें, उन वस्तुओं को, कमोडिटी को कहते हैं ड्यूरेबल गुड्स। जस्ट लाइक यहां पर हो गया टीवी, फ्रिज आप डाल सकते हैं, ठीक है। वहीं कुछ कमोडिटीज को, कुछ वस्तुओं को, कमोडिटी मतलब वस्तुओं को ओनली 1 साल या उससे कुछ ज्यादा समय के लिए यूज में लाया जा सकता है। ओनली 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर, समथिंग थोड़ा ज्यादा, उन्हें बोलते हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स, जिनको हिंदी में कहा जाता है अर्ध टिकाऊ वस्तुएं। यहां पर आप ले सकते हैं हमारे कपड़े, बेसिकली हम उन्हें 1 साल तक यूज करते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बेसिकली जो भी ये ट्यूबलाइट हो गई, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट छोटे मोटे होते हैं, वो 1 साल तक के लिए ही यूज किए जाते हैं, ठीक है, उसके बाद खराब हो जाते हैं। उसके बाद आता है तीसरा टाइप, नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल कौन से? नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। इनमें समय आप कंज्यूमर लगा लेंगे, उपभोक्ता लगा लेंगे, ठीक है। तो वो गुड्स जो एक ही बार यूज करने के बाद खत्म हो जाएं, जिनको दोबारा यूज नहीं किया जा सके, उन्हें बोलते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स, गैर टिकाऊ वस्तुएं। जैसे कि आप एलपीजी, पेट्रोल का यूज कर लेंगे एक बार, तो दोबारा उसे यूज नहीं कर पाएंगे। अगर हमने दूध पी लिया तो उसको हम दोबारा यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या होते हैं? एक बार यूज करने वाली चीजें होती हैं, जैसे गैस, पेट्रोल एक्सेट्रा, ठीक है, याद रखना। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, सर्विसेज। सर्विसेज क्या होता है? एक नॉन फिजिकल गुड्स होता है, ध्यान रखना, नॉन फिजिकल वर्ड यूज कर रहा हूं, नॉन फिजिकल। नॉन फिजिकल गुड्स क्या होता है? स्पेलिंग देख लेना, गड़बड़ हो तो कोई दिक्कत नहीं, समझ लेना। नॉन फिजिकल गुड्स क्या होते हैं? नॉन फिजिकल गुड्स वो गुड्स होते हैं बेसिकली जिसको हम छू और देख नहीं सकते। अब बेसिक सी बात करूं, डॉक्टर से हमने अपना इलाज कराया, डॉक्टर ने क्या करा, मैं देखा, मैं छोड़ो दो, आपके स्कूल टीचर ने आपको पढ़ाया, आपने उनका पढ़ाना देखा क्या? नहीं देखा। आपने टीचर देखा, आपने उनके कॉपी देखी है, चौक देखी होगी, डस्टर देखा होगा, लेकिन आपने उनका पढ़ाना नहीं देखा हो, टीचिंग। सो टीचिंग, डॉक्टर, वकील, नौकर, ये हमें क्या देते हैं? सेवाएं देते हैं, ठीक है, जिन्हें हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, ठीक है। सो ये क्या होते हैं? कंज्यूमर गुड्स का लास्ट टाइप है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? गैर भौतिक, हिंदी में वर्ड यूज करेंगे गैर भौतिक, इंग्लिश में नॉन फिजिकल गुड्स, ठीक है। सो ये क्या होते हैं? सेवाएं होते हैं, सर्विसेज होते हैं। सो ये हो गए कंज्यूमर गुड्स के टाइप। अब बात करते हैं दूसरा गुड्स। तो दूसरा गुड्स है हमारा कैपिटल गुड्स। अब देखो, मैंने बोला ये वो गुड्स हैं जो हम अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं, बजाय लाभ कमाने के, इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट। वही कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूजिंग इन प्रोडक्शन एक्टिविटी, फॉर द प्रॉफिट मेकिंग, पूंजीगत वस्तुएं वो वस्तुएं हैं जो एक तो उत्पादन क्रिया में प्रयोग की जा रही हैं, साथ ही इनका प्रयोग लाभ कमाने के लिए किया जाता है, ठीक है, किसमें? प्रोडक्शन एक्टिविटी। अब एग्जांपल के लिए, अब सिंपल सी बात करता हूं, फावड़ा आपने सुना होगा। अगर एक फावड़े का प्रयोग एक लेबर द्वारा किया जा रहा है किसी काम करने के लिए, तो वो उसके लिए क्या हो गया? कैपिटल गुड्स हो गया, मशीन, ठीक है। बेसिकली यहां पे सब क्या आ जाएंगी? मोस्टली मशीन आ जाएंगी, बट आप कहेंगे सारी मशीन क्या कैपिटल गुड्स होती हैं? वो नहीं होंगी, ठीक है। क्यों? अगर वही फावड़ा आपके घर में यूज हो रहा है ना, आप लाभ नहीं कमा रहे, अपने जरूरत को पूरा कर रहे, तो वो क्या हो गया? यहां पर कंज्यूमर गुड्स हो गया, ठीक है। तो जितनी भी मशीनें हैं मोस्टली जो लाभ कमाने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं, वो क्या होती हैं? कैपिटल गुड्स। जैसे वॉशिंग मशीन अगर लॉन्ड्री वाला यूज कर रहा है, ठीक है, तो वो उसके लिए क्या है? कैपिटल गुड्स है,
ठीक है। तो ऐसे ही कई सारी वस्तु आ गई कि जो प्रॉफिट मेकिंग के लिए मशीनों का यूज किया जा रहा है, वो सारी क्या है, कैपिटल गुड्स है। समझ आ गया आपको। अब अच्छा, यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है इससे रिलेटेड, वो मैंने यहां पे लिखा हुआ है, ऑल मशीन आर नॉट कैपिटल गुड्स, इज इट राइट और नॉट। मीन्स सभी मशीनें पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती। क्यों जी ऐसा होता है? सभी मशीनें पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती, कैपिटल गुड्स नहीं होती। रीजन, अगर कोई कमोडिटी का यूज हम अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन, अपने सेल्फ यूज के लिए, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहे हैं, तो वो क्या होगी, कंज्यूमर गुड्स होगी, ना कि कैपिटल गुड्स। क्लियर है। नेक्स्ट, याद रखना इसमें एग्जांपल, और एग्जांपल अगर इसका आप देना हो ना कि पेपर में क्या लिखना है, तो आप लिख देना कि एक टेलर है, टेलर अपनी कमीज सिलने के लिए, अपने कपड़े सिलने के लिए अगर अपनी मशीन का यूज करेगा, तो वो उसके लिए क्या होगी, कंज्यूमर गुड्स होगा, ना कि कैपिटल गुड्स। जब आप आपके एग्जाम में ऐसा आ जाए, क्या ऐसा होता है, क्या सभी मशीनें पूंजीगत वस्तु होती हैं, ऑल मशीनरी आर कैपिटल गुड्स, तो आप लिख देना नहीं, ऐसा नहीं होता, जस्ट बिकॉज इट्स डिपेंड कि वो उसका यूज किस पर्पस के लिए हो रहा है। तो पर्पस क्या होता है, एग्जाम्पल टेलर वाला डाल दीजिएगा। ठीक है। नाउ अब आते हैं फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। देखिए, फाइनल गुड्स बेसिकली वो गुड्स होता है जो प्रोडक्ट जिसका प्रोडक्शन हो चुका है। फाइनल गुड्स कौन सा होता है, वो गुड्स होता है जिसका प्रोडक्शन हो चुका है। ठीक है, और ये अपने जो उनके यूजर है उनके लिए यूज के लिए रेडी है। ठीक है। और दूसरा, मान लीजिए मार्कर है, इसका प्रोडक्शन हो चुका है, ठीक है, जो होना था, अब ये मैं इसका यूजर हूं तो मैं इसको यूज कर रहा हूं, तो ये अच्छा, तीसरी चीज, ये मार्केट में सेल हुआ तो इसके प्राइस को नेशनल इनकम निकालते वक्त, देश की इनकम निकालते वक्त जोड़ा जाता है। वहीं इसके जस्ट अपोजिट इंटरमीडिएट गुड्स, मध्यवर्ती वस्तु, वो वस्तु होती है, वो कमोडिटी होती है जिसका प्रोडक्शन चल रहा है। तो पता है क्या होता है, ये वो है जिसका प्रोडक्शन चल रहा है, और ये कौन सी होगी, जिसका प्रोडक्शन हो गया। अब पेपर में इनके बीच डिफरेंस आ जाता है, तो आप 3 पॉइंट पर इनमें डिफरेंस कर सकते हैं। कितने? 3। पहला, बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, फर्स्ट पॉइंट। अब मैं लिख नहीं रहा हूं, समझा दे रहा हूं। बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन मींस, हिंदी में बोलूं तो फाइनल गुड्स क्या होते हैं, प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुके होते हैं, उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर चुके होते हैं। वहीं जो इंटरमीडिएट है वो उत्पादन की सीमा रेखा को पार नहीं किया होता है, क्योंकि इनका प्रोडक्शन चल रहा होता है। याद रखना। दूसरा, ये अपने यूजर के लिए यूज के लिए रेडी हैं। कौन से वाले? फाइनल वाले। लेकिन वहीं इंटरमीडिएट अपने यूजर के यूज के लिए अभी रेडी नहीं है, तो वो क्या हो गए, इंटरमीडिएट। दूसरा डिफरेंस हो गया। तीसरा डिफरेंस, फाइनल गुड्स के प्राइस को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। फाइनल गुड्स के प्राइस को नेशनल इनकम निकालते वक्त शामिल किया जाता है। वहीं इंटरमीडिएट गुड्स को, उसके प्राइस को नेशनल इनकम में काउंट नहीं किया जाता। ये 3 डिफरेंस आप इन दोनों में कर सकते हैं। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है, वो क्या है, मैंने यहां लिखा है, डिफर बिटवीन फाइनल एंड इंटरमीडिएट। आपको बता दिया। अब ये तो कर लोगे डिफरेंस, मैंने जो बताया। अब एक किसी से क्वेश्चन आ रहा है, क्या एक ही कमोडिटी, मैं आपसे पहले पूछता हूं, क्या एक ही कमोडिटी, सेम कमोडिटी, इंटरमीडिएट एज वेल एज फाइनल हो सकती है? क्या वो अंतिम और मध्यवर्ती दोनों हो सकती है? बताओ। देखो एग्जांपल, ब्रेड, ब्रेड खा लो फ्रेंड। ब्रेड आप मुझे बताओ, इंटरमीडिएट है या फाइनल है? अगर आप ब्रेड कह रहे हैं फाइनल है, मींस अंतिम है, तो अगर ब्रेड का ब्रेड पकोड़ा बनाया जाए तो वो ब्रेड अब उसके लिए इंटरमीडिएट बन गया ब्रेड पकोड़े के लिए। तो सो ध्यान रखना, एक कमोडिटी इंटरमीडिएट और फाइनल दोनों हो सकती है। इट्स डिपेंड कि उसका एंड यूज क्या है। इट्स डिपेंड कि उसका एंड यूज क्या है। अब इसका एग्जांपल भी अब पेपर में आ सकता है। पहले तो, क्या सेम कमोडिटी इंटरमीडिएट और कमोडिटी हो सकती, इंटरमीडिएट और फाइनल हो सकती है? आप आंसर करेंगे हाँ जी हो सकती है। अब एग्जाम्पल क्या देंगे? एग्जाम्पल देंगे, मान लीजिए अगर चीनी का प्रयोग एक फैमिली द्वारा किया जा रहा है, एक परिवार द्वारा किया जा रहा है, तो उसके लिए तो वो क्या हो गई, अंतिम वस्तु हो गई, फाइनल गुड्स। वहीं अगर उसी चीनी का प्रयोग किसी बिस्किट बनाने वाली कंपनी द्वारा किया जा रहा है, तो उसके लिए वो क्या हो गई, इंटरमीडिएट गुड्स हो गई। तो ये डिफरेंस आप क्या कर लेंगे, याद रख लेना। अब मैंने जितना भी पढ़ाया, ठीक है, उससे 3-4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं जो आपको रेडी करने हैं। सबसे पहला तो 1 नंबर की डेफिनेशन मैक्रो इकोनॉमिक्स की याद कर लेना। उसके बाद फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में डिफरेंस याद कर लेना। 3 बताए थे, दोबारा बताता हूं। ये बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर चुके हैं, इसको ये नहीं करें। ये यूज़र के लिए रेडी हैं, ये यूज़र के लिए नहीं रेडी हैं। इनके प्राइस को नेशनल इनकम में काउंट किया जाता है, इसको नहीं किया जाता।
टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स बता दिए, उपभोक्ता वस्तुओं के प्रकार, ड्यूरेबल जो कई सालों तक चलती हैं, जो 1 साल या थोड़ा समय, नॉन ड्यूरेबल गैर टिकाऊ जो एक बार के लिए, और सर्विसेज नॉन फिजिकल गुड्स जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। उसके बाद ऑल मशीनरी आर नॉट कैपिटल गुड्स, सही बात है, सभी मशीनें पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती, डिपेंड करता है उस मशीन का प्रयोग प्रॉफिट मेकिंग के लिए किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए ये था हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट, जिसमें मैंने आपको बहुत सारी चीजें बातें बताई। अगले पार्ट में इसको मार्ग में और डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप मुझे आज के लिए बताओ कि इसमें से आपको क्या क्या समझ नहीं आया और क्या समझ आया। अगर अच्छी बात है, अगर समझ आ गया है तो मैं ऐसे ही आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में वीडियो प्रोवाइड करूंगा। प्लीज़ इस वीडियो का फीडबैक जरूर देना मेरे को कि क्या हम ऐसे पढ़ें तो सही है, या ओनली इंग्लिश में पढ़े तो सही है, या ओनली हिंदी में पढ़े तो सही है। जिसके कमेंट ज़्यादा आएंगे उसी हिसाब से शायद मेरी फ्यूचर की वीडियो होंगी। तो आज के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।